गुड मॉर्निंग। हमारी क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी में हमारा पार्ट पहला पादप प्रजनन। पादप प्रजनन के अंतर्गत हमने जो है नई किस्मों के विकास किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में हमने पढ़ा। कल की क्लास में हमने जो है पादप प्रजनन के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की विधियां होती है जिनके माध्यम से क्या किया जाता है, चयन किया जाता है, उसको पढ़ा था। चयन में हमने देखा कि प्राकृतिक चयन और कृत्रिम चयन किस प्रकार से होता है। प्राकृतिक चयन में प्रकृति में अपने आप जो है पौधों का क्या किया जाता है, प्रकृति द्वारा चुनाव होता है और नई किस्में या नई प्रजातियां जो हैं वो विकसित होती है। जबकि कृत्रिम चयन के लिए हमने बोला कि मानव द्वारा क्या किया जाता है, उत्तम लक्षणों वाले पौधों का चुनाव किया जाता है और उसके माध्यम से जो है नई किस्मों का विकास किया जाता है। चयन के अंतर्गत हमने कल जो है इसके अंदर विधि को पढ़ा था कि जो चयन की जो विधि होती है जिसमें हमने जो है शुद्ध वंशक्रम चयन की विधि पढ़ी थी। इसके अलावा जो है आवर्ती चयन की विधि को हमने पढ़ा और इसके अंदर जो है आज हम जो है शुद्ध वंशक्रम को पढ़ रहे हैं। शुद्ध वंशक्रम चयन विधि। शुद्ध वंशक्रम चयन विधि। शुद्ध वंशक्रम चयन विधि जो होती है इसमें हम क्या करते हैं कि पादप के शुद्ध वंशक्रम का चुनाव करके नई किस्म को या नई प्रजाति को प्राप्त करते हैं। शुद्ध वंशक्रम क्या होता है, तो देखिए शुद्ध वंशक्रम का अर्थ होता है कि किसी भी पादप के अंदर जो जीन प्रारूप है वह जीन प्रारूप जो है वो कैसा होना चाहिए, समयुग्मजी प्रकार का होना चाहिए। यदि उनमें जीन प्रारूप समयुग्मजी प्रकार का है तो वह पादप जो होते हैं वह क्या होते हैं, शुद्ध वंशक्रम वाले होते हैं। अर्थात जीन प्रारूप अगर सभी पौधों में समान है तो वे सभी पादप जो हैं शुद्ध वंशक्रम के माने जाते हैं। ऐसे पादपों के अंदर जो विविधताएं होती है वह भी क्या होती है, उन सभी समयुग्मजी पादपों की जो है वह क्या होगी, एक समान होती है। तो यहाँ पर हम ऐसे पादप जो कैसे हैं, समयुग्मजी प्रकार के हैं जिनका जीन प्रारूप एक समान है, तो उन पौधों का हम जो है चयन करते हैं और उस चयन के फलस्वरूप जो है नई प्रजाति जो होती है वो विकसित की जाती है। देखिए यहाँ पर जो शुद्ध वंशक्रम है उनमें लक्षण प्रारूप के अंदर जो है विविधता हो सकती है। लक्षण प्रारूप का अर्थ होता है कि बाहर से देखने पर वे पौधे जो होते हैं वो क्या है, अलग अलग हमको दिखाई दे सकते हैं। तो लक्षण प्रारूपों में तो क्या हो सकती है, इन पौधों के अंदर विविधताएं हो सकती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है 10 कोई पौधे लिए गए हैं और इन 10 पौधों के अंदर जो है क्या होगा कि इनका जीन प्रारूप जो होगा सभी का क्या होगा, एक समान होगा। सभी का क्या होगा, एक समान होगा। यानी यहाँ पर जो हम टी कैपिटल टी में लिख रहे हैं ये जीन मान लीजिए, तो ये क्या है, सभी में एक जैसे हैं। तो इनमें क्या है कि जीन प्रारूप तो जो है एक समान है, परंतु इनमें जो है लक्षण प्रारूप यानी बाहर से देखने पर हो सकता है कि इनमें कोई पौधा जो है वो अलग लक्षणों वाला दिखाई देता हो। बाहर से देखने पर यानी लक्षण प्रारूप जो होता है इनका अलग अलग हो सकता है, परंतु जीन प्रारूप जो होता है वो एक समान होता है। अब लक्षण प्रारूप जो है वो वातावरण के कारण से भी क्या हो सकता है, इनमें अलग अलग हमको दिखाई दे सकता है। क्यों? क्योंकि वातावरण के कारण से क्या होता है, पौधों के ऊपर या जीवों के ऊपर जो है प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण से क्या हो सकता है कि इनमें क्या हो, कुछ विविधताएं दिखाई देती हों, परंतु जब इनका जीन प्रारूप देखा जाएगा, जीनी संरचना देखी जाएगी तो ये हमको कैसी होती है, एक समान दिखाई देती है। तो इस आधार पर इनमें जो है विविधताओं को देखा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शुद्ध वंशक्रम वाले पादपों के सभी पादपों में जीन प्रारूप जो होता है वो एक समान ही पाया जाता है।
परंतु लक्षण प्रारूप के आधार पर इन पौधों के अंदर क्या हो सकती है, विविधताएं हो सकती है, जो वातावरण के कारण से उत्पन्न होती है। अब जो शुद्ध वंशक्रम है, इस शुद्ध वंशक्रम के माध्यम से हम क्या करते हैं, नई प्रजाति या नई किस्म को जो है विकसित करते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पर एक साथ जो है बहुत सारे पौधों का क्या किया जाएगा, चयन किया जाएगा, जिनके जीन प्रारूप कैसे हैं, एक समान है, परंतु लक्षणों के कारण से इनमें क्या आती है, विविधताएं, लक्षण प्रारूप के माध्यम से इनमें क्या विविधताएं देखी जाती है। तो प्रथम वर्ष जो है हम ऐसे पादपों का चुनाव करते हैं जो कैसे हो, जीन प्रारूप में जो है एक समान होते हैं, परंतु लक्षण प्रारूप में अर्थात पादप के आकार में या तने के आकार में, फलों के आकार में हो सकता है कि कोई परिवर्तन हो, तो उस आधार पर जो है इन पौधों का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। तो प्रथम वर्ष जो है इन पौधों को लेकर के जो है ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रथम वर्ष के पश्चात जब इनसे संतति प्राप्त होगी तो उन संतति के क्या किया जाएगा, बीजों को जो है एकत्रित कर लिया जाएगा। इन पौधों में से जो उत्तम लक्षणों वाले हमको पौधे दिखाई दे रहे हैं, उन पौधों को हम क्या करते हैं, यहाँ पर एकत्रित कर लेते हैं और उन पौधों के बीजों को क्या किया जाता है, अलग से एकत्रित किया जाता है। और इन पौधों के बीजों को हम क्या करते हैं, द्वितीय वर्ष के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर उगाते हैं। और द्वितीय वर्ष के अंदर ये पादप जो होते हैं, ये क्या होते हैं, यहाँ पर जो है एकल पादप के रूप में जो है उगाए जाते हैं। अर्थात इन पौधों का क्या किया जाता है, एकल पादप कतारों के रूप में इनको जो है उगाया जाता है। और एकल पादप संतति कतारों के रूप में जब इन पौधों को उगाया जाएगा तो इन पौधों के अंदर जो है हम क्या करते हैं कि मुक्त रूप से क्या करते हैं, इनमें परागण की क्रिया होने देते हैं। तब मुक्त रूप से इनमें परागण होता है तो उस कारण से क्या होता है कि यहाँ पर जो पौधे हैं, उन पौधों के अंदर जो विविधताएं होती है लक्षण प्रारूप के आधार पर, उन विविधताओं का क्या हो जाता है, यहाँ पर उपयोग हो जाता है। और यहाँ पर जब उन पौधों से क्या होगा, संतति बीजों के रूप में हमको जो है अगली संतति जब प्राप्त होगी तो उन बीजों का हम क्या कर लेते हैं, एकत्रण कर लेते हैं। इन बीजों को हम क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। और फिर क्या किया जाता है, इन्हें जो है तृतीय वर्ष के लिए इन्हें जो है उगाया जाता है। तृतीय वर्ष में हम क्या करते हैं कि इन बीजों का जो है उपज परीक्षण करते हैं। इन बीजों का क्या करवाया जाता है, उपज परीक्षण करवाया जाता है। और उपज परीक्षण के माध्यम से जो उन्नत किस्म के जो पादप होते हैं, उन उन्नत किस्म के पादप जो बाहर से दिखाई दे रहे हैं, जिनके लक्षण हमें जो है बाहर से ही कैसे उन्नत दिखाई दे रहे हैं, उन पौधों को हम क्या करते हैं, उन पौधों से प्राप्त होने वाले बीजों को हम अलग से एकत्रित कर लेते हैं। और फिर जो है उन बीजों को क्या किया जाता है, अगले वर्ष के लिए, चौथे से लेकर के छठे वर्ष तक के लिए हम क्या करते हैं, इन बीजों को जो है बार बार इसी प्रक्रिया को दोहराती हैं। तो लगातार जो है चौथे से छठे वर्ष जो है ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। और इसके फलस्वरूप हमें क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पादप प्राप्त होते हैं जो कैसे होते हैं, उन्नत प्रकार के होते हैं। तो उन उन्नत प्रकार वाले लक्षण प्रारूप वाले पौधों का क्या करवा लिया जाता है, आगे चल करके समन्वित परीक्षण किया जाता है, समन्वित उपज परीक्षण करवाया जाता है। और इस उपज परीक्षण के फलस्वरूप क्या होता है, हमें नई किस्म जो होती है वो प्राप्त होती है। यहाँ पर क्या होएगा, छठे वर्ष के बाद जो है सातवें वर्ष इनका जो है समन्वित परीक्षण होगा। और समन्वित परीक्षण के परिणाम स्वरूप हमको क्या है, यहाँ पर एक उन्नत किस्म जो है वो प्राप्त हो जाती है। इस उन्नत किस्म के अंदर जो जीन प्रारूप है वो कैसा है, पहले के समान ही होता है।
परंतु लक्षण प्रारूप के कारण से इनमें जो है विविधताओं का क्या हो जाता है, समावेश हो जाता है। और इसी के फलस्वरूप क्या होता है कि ये पौधे जो होते हैं ये क्या होते हैं, उन्नत प्रकार के हमको यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो यह प्रक्रिया जो है 8वें वर्ष में क्या होती है, पूर्ण होती है। 8वें वर्ष में यह प्रक्रिया क्या होती है, पूर्ण होती है, जिसके फलस्वरूप हमें एक नई प्रचलित किस्म प्राप्त होगी जिसका गुणन व वितरण करवा लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो शुद्ध वंशक्रम है, इस शुद्ध वंशक्रम चयन के क्या गुण होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है सर्वप्रथम हम ये बोल सकते हैं कि शुद्ध वंशक्रम चयन के कारण से समष्टि में सर्वाधिक सुधार और आनुवांशिक विविधता सर्वाधिक क्या होता है, सुधार होता है। यानी कि जो सुधार फसलों के नई किस्म के विकास का जो उद्देश्य है वो यहाँ पर जो है सर्वाधिक रूप से क्या होगा, पूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पौधों में जीन प्रारूप जो है वो कैसा है, शुद्ध प्रकार का है, समयुग्मजी प्रकार का है। तो इस कारण से जो किस्म विकसित होगी वह क्या होगी, जनक से या मूल प्रजाति से क्या होती है, समानता दर्शाती है। यहाँ पर जो हमको किस्म प्राप्त होगी वह अपने मूल प्रजाति से क्या करती है, समानता दर्शाती है। तो परंतु क्या हुआ है, इनमें जो है लक्षणों का क्या हुआ है, सुधार हुआ है। तो इसीलिए क्या होता है कि शुद्ध वंशक्रम के अंदर जो समष्टि के अंदर जो सर्वाधिक सुधार की प्रक्रिया होती है वो सबसे ज्यादा जो है शुद्ध वंशक्रम चयन में होती है। दूसरी चीज हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है शुद्ध वंशक्रम चयन के अंदर जो है आनुवांशिक विविधता, आनुवांशिक विविधता का मतलब है कि इनके जीन प्रारूपों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर शुद्ध वंशक्रम के माध्यम से क्या होता है कि पौधों के अंदर जो आनुवांशिक विविधताएं उत्पन्न होती है वो यहाँ पर उत्पन्न नहीं होती, अर्थात आनुवांशिक विविधता का यहाँ पर क्या होता है, पूर्ण रूप से क्या होता है, अभाव पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इनमें आनुवांशिक विविधता जो है वो उत्पन्न नहीं होती है, केवल लक्षण प्रारूपों में ही क्या होता है, यहाँ पर परिवर्तन हो सकता है। तीसरा जो है यहाँ पर जो बीजों का जो प्रमाणीकरण होता है वह क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शुद्ध वंशक्रम द्वारा उत्पन्न होने वाली संतति जो होगी वो आगे चल करके भी क्या है, शुद्ध वंशक्रम के रूप में ही प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर बीजों का प्रमाणीकरण जो होता है वो क्या होता है, सरलता पूर्वक किया जा सकता है कि जो नई प्रचलित किस्म विकसित की गई है वह शुद्ध वंशक्रम वाले पादपों से प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर बीजों का प्रमाणीकरण जो होता है वो आसानी से करवाया जा सकता है। परंतु कुछ दोष भी होते हैं शुद्ध वंशक्रम चयन विधि के, कि यहाँ पर जो है विकसित किस्म जो है वो केवल जो है एक ही शुद्ध वंशक्रम से प्राप्त होती है। एक ही शुद्ध वंशक्रम का मतलब है कि यहाँ पर जो जीन प्रारूप है वो क्या है, एक ही प्रकार का है। तो यहाँ पर जितने भी हमने पौधे लिए वो सारे के सारे कैसे थे, एक ही प्रकार के थे। अर्थात यहाँ पर जो पादप किस्म प्राप्त होगी वह क्या है, एक ही शुद्ध वंशक्रम वाली होगी, अर्थात उनमें क्या आनुवांशिक विविधताएं नहीं होगी। दूसरा कि जो यहाँ पर मूल किस्म होती है उसमें अनुकूलनशीलता क्या है, प्रचलित किस्म से ज्यादा है, जबकि यहाँ पर जो प्रचलित किस्म है, जो किस्म विकसित की गई है उसमें अनुकूलनशीलता कम होगी। क्यों? क्योंकि लगातार जो है मूल किस्म से हम जो है प्रचलित किस्म प्राप्त करेंगे तो इस दौरान उनके आनुवांशिक जनन द्रव्य में क्या होता है, हानि आती है, या हम कह सकते हैं कि इनमें जो है अनुवांशिक अपर्दन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण से क्या होता है कि यह मूल किस्म से क्या होगी, कम अनुकूलनता दर्शाती है। अर्थात नई किस्म जो है यह मूल किस्म से अनुकूलनशीलता में क्या होती है, कम होती है। अनुकूलनशीलता में क्या होती है, ये कम होती है। तीसरी यह चीज है कि इस प्रक्रिया के अंदर जो है लगातार क्या है, यह प्रक्रिया करवा करके जो है किस्म प्राप्त की जाती है, जिसमें क्या है हमको लगभग 8 वर्षों का जो है समय लगता है। तो यहाँ पर जो है समय अधिक लगता है,
श्रम भी अधिक होता है और धन की भी क्या होती है यहाँ पर अधिकता रहती है। अर्थात यह समय, धन और श्रम तीनों की दृष्टि से क्या है, हानिकारक रहती है। तो इस आधार पर जो है शुद्ध वंश क्रम चयन विधि को पढ़ा जाता है। थर्ड इसके अंदर जो विधि है वह है, इसमें थर्ड विधि इसमें है अपने आवर्ती चयन विधि। आवर्ती चयन विधि देखिए, आवर्ती चयन विधि क्या है। आवर्ती चयन विधि आवर्ती चयन विधि जो है, इसके बारे में सर्वप्रथम जो इसकी खोज है वह हेज और गार्बर द्वारा की गई थी। हेज और गार्बर दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम क्या है, आवर्ती चयन विधि के द्वारा जो है फसलों में सुधार और नई प्रजातियों के विकास की प्रक्रिया को जो है किया था। सामान्यतया आवर्ती चयन जो होता है यह परपरागित फसलों में करवाया जाता है। अर्थात जिनमें पर परागण की क्रिया होती है उन फसलों के अंदर जो है आवर्ती चयन विधि प्रयोग में लाई जाती है। हालांकि पर परागण विधि के अंदर जो है समूह चयन विधि का भी जो है उपयोग किया जाता है। पर परागण का अर्थ होता है कि यहाँ पर पौधों के अंदर जो विविधताएं होती है उन विविधताओं को आनुवांशिक दृष्टि से भी जो है प्रयोग में लाया जाता है और उसके फलस्वरूप क्या होता है, नई किस्मों का विकास किया जाता है। तो पर परागण की दृष्टि से आवर्ती चयन भी क्या है, एक अच्छी विधि होती है। आवर्ती चयन विधि को जो है हम जो है अलग अलग प्रकारों में बांटते हैं। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम आती है सरल आवर्ती चयन विधि। सेकंड इसके अंदर है, सेकंड जो होती है इसके अंदर सामान्य संयोजन क्षमता वाला आवर्ती चयन या सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन। थर्ड जो है इसके अंदर आता है विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन। और फोर्थ इसके अंदर है व्युत्क्रम आवर्ती चयन। तो ये चार विधियां जो होती है आवर्ती चयन की विधियां होती है। अब देखिए आवर्ती चयन होता क्या है। तो आवर्ती चयन जो होता है इसके अंतर्गत किसी एक विशेष लक्षण के लिए अधिक से अधिक, किसी एक लक्षण के लिए क्या होता है, अधिक से अधिक ऐच्छिक जीनों को हम क्या करते हैं, एक ही जनसंख्या में हम क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। तो ये जो विधि होती है ये क्या कहलाती है, आवर्ती चयन कहलाती है। कोई एक ऐसा लक्षण है, कोई एक ऐसा विशिष्ट लक्षण है जिसको हम क्या कर रहे हैं, अधिक से अधिक जो है एक ही जनसंख्या के लिए जो है प्रयोग में लाते हैं। तो यह विधि जो होती है ये क्या कहलाती है, आवर्ती चयन कहलाती है। तो इस आधार पर जो है इसको चार प्रकारों में बांटा गया है। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ते हैं सरल आवर्ती चयन। सरल आवर्ती
चयन। देखिए सरल आवर्ती चयन जो होता है, सरल आवर्ती चयन का अर्थ है कि यहाँ पर यह सबसे सामान्य प्रकार का जो है आवर्ती चयन होता है, जिसमें कोई एक ऐसा लक्षण है जो क्या है अलग अलग पादप जातियों में विद्यमान है। अब उस लक्षण को हम क्या कर रहे हैं कि एक ही जनसंख्या के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं। लक्षण तो एक ही है, परंतु उस लक्षण में भी क्या है बहुत सारी विविधताएं जो होती है वो अलग अलग पादपों में पाई जा रही है। उस एक विशिष्ट लक्षण को क्या करेंगे हम अलग अलग पादपों से प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है उन पौधों के अंदर पर परागण की क्रिया को जो है करवाती हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि जो उस विशिष्ट लक्षण की जो विविधताएं हैं जो अलग अलग पौधों में, वो सारी की सारी विविधताएं जो होती है एक ही पौधे के अंदर या एक ही जनसंख्या वाले पादप के अंदर आ जाती है। और उस एक ही जनसंख्या के अंदर जब वो विशिष्ट लक्षण वाली विविधताएं आ जाएगी तो वह पादप या वह जनसंख्या जो है अगली संतति के लिए जो है एक नई किस्म के रूप में हमको यहाँ पर प्राप्त होती है। तो ये जो विधि होगी इसे हम सरल आवर्ती चयन कहते हैं। इस विधि की सारणी जो है वो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे।